नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। आज से हम अपनी रिवीजन जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि जितने भी जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, उसके बाद फिर जियोग्राफी है, उसके बाद फिर पॉलिटी है, फिर साइंस है, फिर इकोनॉमी है। इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका हम पर्टिकुलर वन लाइनर में एक रिवीजन करेंगे, और वो रिवीजन कैसा होगा, वो चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास है। अब प्राचीन भारत के इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया वो पाषाण काल। अब इससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनका हम डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद फिर ये सैंधव सभ्यता और संस्कृति, इससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम देख लेंगे। उसके बाद फिर वैदिक काल आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म। तो इस तरह से पूरा रिवीजन करेंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन होगा। कि जिससे क्या होगा कि जैसे मान लिया आपने जो पढ़ा होगा पहले, इससे पहले जो प्राचीन भारत का रिवीजन किया है उसको अच्छी तरीके से खैर पढ़ रखा है आपने, लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक लेने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये चीज़ों को रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाषाण काल, उसके बाद फिर ऐसे टॉपिक वाइज सभी में करते रहेंगे। जैसे कि अभी ये हिस्ट्री का पूरा होगा, जिसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न होगा। उसके बाद फिर पॉलिटी में पूरा पूरा आपको मिलेगा एक सेशन में। ऐसे ही फिर जियोग्राफी में लाइक एज इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। उसके बाद फिर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पूरा होगा, इकोनॉमी का पूरा होगा। ऐसे ही एक एक दिन में हम एक एक पूरे जितना भी हमारा सब्जेक्ट है उसका पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। तो आज का जो हमारा सेशन इसमें होगा, ये प्राचीन भारत का इतिहास है। तो इसमें सबसे पहला जो है ये पाषाण काल है। ठीक है, जो पाषाण काल से महत्वपूर्ण चीज़ें उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, तो वो मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। दूसरे फैक्ट की बात करें तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ पे मिला है, बुर्जहोम। और बुर्जहोम कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि मैचिंग के लिए दे दिया गया बुर्जहोम कहाँ पे है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। या मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला, तो वो बुर्जहोम से मिला। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है इसमें, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ, तो वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल कौन कौन से हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया। तो लहुरा देव से क्या मिला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ से जो है ये गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पुराना चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला, वो लहुरा देव से। और उसके बाद फिर गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से। इसको याद रखिएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो वो बलूचिस्तान में है। से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे, तो मेहरगढ़ में, जो कि बलूचिस्तान में है। यहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर और हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिर्फ एक जगह कौन सी है, वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीन विभाग है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इसके बाद अगर दूसरे चैप्टर की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ठीक है, सैंधव सभ्यता कैसी है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। देखिए इसमें डिस्कशन और भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ पे हमने नोट किया उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। जाहिर सी बात है, आपने पहले पढ़ के रखा होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा माइंड में रिकॉल होंगी। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है, तो आर्यों से पूर्व की सभ्यता है वो। इसके बाद पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा जानकारी की अगर प्रमुख स्रोत देखा जाए क्या है, तो वो पुरातात्विक अन्वेषण। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, तो हड़प्पा वासियों को किस किस चीज़ की जानकारी थी, तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी। इन चार धातुओं की उनको जानकारी थी, किसकी, हड़प्पा वासियों को। ठीक है, हड़प्पावासी चांदी मुख्यतः कहाँ से लेते थे, तो राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। और चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत अफगानिस्तान और ईरान में स्थित थे। तो हड़प्पावासी चांदी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते थे, तो वो राजस्थान की जावर खान से, याद रखिएगा। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकीर्ति मिली है। ठीक है, तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकीर्ति कहाँ से मिली है, तो वो बनवाली से मिली है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, तो वहाँ का नगर नियोजन है सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। कौन कौन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से
जाना जाता है। यानी हड़प्पा नामक स्थान पे या हड़प्पा नामक जगह पे ये मिला, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट फैक्ट हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। तो लोथल क्या है? एक डकयार्ड भी है। तो लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में किस जिले में है? तो वो अहमदाबाद जिले में। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर रखिएगा। लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। चन्हूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल ऐसा है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चन्हूदड़ों से। इसके बाद सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद फिर कुबड़ वाले बैल का है। तो जो मोहरे हैं उस पर सबसे ज़्यादा अंकन किसका है? तो एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद फिर कुबड़ वाले बैल का है। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया है। तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वो तांबा का। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ है और मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो वो मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके बाद ये प्रमुख धातु और उनकी प्राप्ति स्थल हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है तांबा। तांबा कहाँ से मिलता था? तो खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से। लाजवर्द कहाँ से मिलता था? तो बदख्शां या अफगानिस्तान से। फिरोजा टिन कहाँ से मिलता था? ईरान से। चांदी कहाँ से? तो राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से। अफगानिस्तान और ईरान से भी मिलता था। शीशा कहाँ से मिलता था? तो अफगानिस्तान से। शिलाजीत हिमालय से। और गोमेद गुजरात से मिलता था। तो इनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा आप। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल। तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा श्याम वेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। और प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र का उल्लेख बाद में आएगा। इसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ठीक है। ऋग्वेद में कुल 1928 सूक्त हैं, यहाँ पे छूट गया है, 1928 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अथर्ववेद में क्या है? तो तंत्र मंत्र और वशीकरण के संदर्भ में ये पूरा डिटेल दिया गया है। इसके बाद उपनिषद दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद मतलब दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। किसका अर्थ होता है? उपनिषद का। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, तो सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है, सिंधु नदी का। और वरुण देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश किसको माना है? तो उत्तरी ध्रुव को माना है। और वैदिक काल में किसकी प्रधानता थी? तो यज्ञ की प्रधानता थी। 10 राग युद्ध, ये क्रुद्ध लिखा गया है यहाँ पे, गलत है। 10 राज युद्ध जो है वो 10 राजाओं का युद्ध जो था वो कहाँ पे लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के किनारे इस पे लड़ा गया था। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ है, ये यौ शब्द का तारतम्य जौ से स्थापित किया गया है। ठीक है। और वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा क्या थी? तो सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। और समिति क्या थी? तो वो सर्वसाधारण की सभा होती थी। इसके बाद अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसके बाद ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिनसे लगभग 250 सूक्त समर्पित हैं। और वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उसको उपाध्याय कहा जाता था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन और उसके बाद में कृषि था। तो सबसे पहले क्या था? पशुपालन, उसके बाद फिर कृषि हो गया। जैसे जैसे चीज़ों का आविष्कार होता गया फिर वो उस पर निर्भर होते गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन जो थे वो
शाक्य गण के प्रधान थे और माता जो थी माया देवी कोलीय गणराज यानी कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो वो महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है गृह त्याग को। उसके बाद कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया था, शरीर त्याग दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में इसे ही क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम से के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। इसके बाद 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया कि किस वृक्ष के नीचे, तो वो पीपल का वृक्ष था, ठीक है। और कितने वर्ष में, तो 35 वर्ष में। वो दिन क्या था, तो वो वैशाख पूर्णिमा थी। कितने वर्षों की कठिन साधना की, 6 वर्षों की, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, कई बार इस तरह से आ जाते हैं प्रश्न। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए, वो बुद्ध कहलाए। और बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो वो सारनाथ में दिया। और इसके बाद प्रथम बौद्ध संहिता यानी प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईस्वी पूर्व कहाँ हुई, तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संहिता की बात करें तो वो वैशाली में हुई। और तृतीय बौद्ध संहिता की बात करें तो वो पाटलिपुत्र में हुई। चतुर्थ कहाँ हुई, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई, कनिष्क के टाइम में। इसके बाद फिर नेक्स्ट फैक्ट है इसमें, पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। और बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी। इसके बाद भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मूलतः मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उनको एक देवता माना जाता था। तो हीनयान में क्या उनको माना जाता था, एक महापुरुष, और महायान में उनको एक देवता माना गया है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश किसने की, धर्मपाल ने की। और नालंदा महाविहार यानी विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त को माना जाता है। और बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, तो वो वैशाली में बिताई। इसके बाद जैन धर्म से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और यही आखिरी भी थे। इसके बाद पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट हुआ था, लगभग 599 ईस्वी पूर्व। इसके बाद इनकी माता त्रिशाला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। और पिता जो थे वो सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। 72 वर्ष की आयु में राजगीर यानी राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या, कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात वो क्या कहलाए थे, वो कैवलिन कहलाए थे। अब देखिए गौतम बुद्ध का और महावीर स्वामी का दोनों चीज़ याद रखिएगा। उनको 6 वर्ष की तपस्या करनी पड़ी थी और यहाँ पे महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या करनी पड़ी थी। ये रिजुपालिका नदी के किनारे हैं और उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो पीपल के वृक्ष के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद ये साल वृक्ष के नीचे हैं, वो पीपल के वृक्ष के नीचे थे, ठीक है। और ये जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, ये कैवलिन कहलाए। और उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो क्या कहलाए, वो बुद्ध कहलाए। तो इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रखिएगा, कई बार प्रश्न में इस तरह से पूछा जाता है। जैसे ये जो है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो रिजुपालिका नदी के तट पर। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी का तट था, तो वो निरंजना नदी का तट था। तो इस तरह से चीज़ें थोड़ा क्लियर रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। क्या क्या हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, तो अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो 5 महाव्रत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। इसके बाद अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय बाराबर तथा नागार्जुनी
पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे। ठीक है। इसके बाद शैव और भागवत धर्म से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको हम देखते हैं। तो प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। इसके बाद शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग और परवर्ती गुप्त युग में विशेष रूप से बनाई गईं। पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीश नामक ब्रह्मचारी ने की थी। किसकी? पाशुपत संप्रदाय की। लकुलीश को शिव का अवतार मानते हैं और कपालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं। श्रीशैल नामक स्थान इनका प्रमुख केंद्र है। ठीक है। और दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वालों को क्या कहा जाता है? आलवार। और शिव की उपासना करने वालों को क्या कहा जाता है? नयनार या शिव भक्त। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, तो परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णिवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। इसके बाद कृष्ण के भाई बलराम को हलधर के नाम से भी जाना जाता है। और भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। किस धर्म से रिलेटेड है? तो भागवत धर्म से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? अंग है, मगध है, काशी, कौशल, वज्जी, मत्स्य, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इनकी राजधानी भी आपको अच्छी तरीके से याद मतलब होनी चाहिए, क्योंकि कई बार मैचिंग के लिए इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पे तो खैर हमने नहीं लिया, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे हम आपको वो भेज देंगे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसके बाद भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। देखिए, आहत सिक्के का मतलब उन पर एक पैच लगा दिया जाता था, या ठप्पा मारना, सिंपल कह सकते हैं आप। प्रसेनजीत कौशल का एवं अजातशत्रु मगध का शासक था। इसके बाद मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। और गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित पाटली ग्राम में अजातशत्रु द्वारा दुर्ग का निर्माण कराया गया। बाद में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। और मौर्यों के समय पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया था। उदयन वासुदत्ता की दंत कथा किससे कहाँ से संबंधित है? तो वो उज्जैन से संबंधित है। और मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार लगभग 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। इसके बाद बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहला, कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है इसमें, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। और जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कंपिल्य। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथिवती थी। मगध में नंद वंश की स्थापना किसने की? तो वो शिशुनाग वंश का अंत करके की। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था। इसके बाद फिर यूनानी आक्रमण से कुछ प्रमुख चीज़ें फैक्ट हैं। तो हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय अभियान के लिए चला। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी पूर्व में सितंबर माह में वापस पाटल से यूनान की ओर प्रस्थान किया। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रमोदित होकर उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो वो नंद वंश का शासक था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य 321 से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक था।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन बताया गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है। इसके बाद कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की क्या है? एक पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। तो जो सप्तांग सिद्धांत वो क्या क्या है? तो एक स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है और मित्र है। इनके बारे में याद रखिएगा सभी के बारे में। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसके बाद जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व परास्त किया था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही धम्म का प्रतिपादन किया। इसके बाद अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे क्या कहा गया है? तो देवनामप्रिय यानी देवनाम प्रियोदशीय कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय व देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है और सिंहली अनुश्रुतियों यानी दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवां को क्या कहा जाता था? तो उनको सार्थवाह कहा जाता था। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण मूलतः किसने कराया था? अशोक ने कराया था। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख कौन कौन से? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। शर-ए-कूना यानी शर-ए-कूना अभिलेख द्विभाषी यानी ग्रीक और अरामेइक में है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसके बाद अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व घटित हुई। अशोक के बृहद शिलालेख यानी 12वां जो शिलालेख है में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है और अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध का वर्णन है। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। और मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का नगर जो प्रशासन था वो 30 सदस्यों की एक समितियों द्वारा होता था और जो प्रत्येक समिति होती थी उसमें कितने? 5 सदस्य होते थे, यानी 6 समितियां में 5 सदस्य होते थे, तो ये 30 सदस्य हो जाते थे। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसके बाद है मौर्य काल में शीताध्यक्ष यानी कृषि भूमि का अध्यक्ष और वही भूमि कर वसूलने का भी कार्य करता था, जबकि अग्रेनमोई जिले को अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार कर वसूलता था। अकाराध्यक्ष जो था वो खानों पर नियंत्रण रखता था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य किसके द्वारा होता था? तो वो समाहर्ता के द्वारा होता था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसके बाद भारत आए यात्रियों का क्रम सही क्या क्या है? तो पहले मेगास्थनीज आया, फिर फाहियान, फिर ह्वेनसांग और फिर इत्तेसिंह। क्रम याद रखिएगा। मौर्योत्तर काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी हिंदू यवन राजाओं ने करवाया था। इसके बाद जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों में विम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे और वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता था जो विश्वव्यापी था। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का क्या होता है? प्रथम माह होता है और भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत यानी 78 ईस्वी को अपनाया गया है। सौदरानंद, बुद्ध चरितम तथा सारिपुत्र प्रकरणम अश्वघोष की प्रमुख रचना है, तो ये नाम याद रखिएगा। सौदरानंद, बुद्ध चरितम तथा सारिपुत्र प्रकरण। पतंजलि ने पणिन की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है और कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला क्षेत्र में जो कला क्षेत्र थी वो 2 स्वतंत्र शैलियों में विभाजित हुई थी। उसका नाम था, एक का नाम गंधार शैली, दूसरा का नाम मथुरा शैली।
शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। इसके बाद वसुदेव ने कव्य या कव्यायन नाम के राजवंश की नींव डाली। इसके बाद है वायु पुराण के अनुसार अंतिम कव्य शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति, ये भृत्य शिमुख द्वारा मार डाला गया। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख। और मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी जो राज्य था वो सातवाहनों का ही था। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक सातकर्णी प्रथम था। और सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, कई बार पूछा गया। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। इसकी उपलब्धि की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, ये छूट गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसके बाद फिर गुप्त और गुप्तोत्तर युग। तो गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी पूर्व किसके द्वारा की गई? श्रीगुप्त के द्वारा की गई। इसके बाद शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम होगा यहाँ पे, प्रथम। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके बाद इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त, ये समुद्र है, समुद्रगुप्त की शेरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे क्या कहा है? तो उसे भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो अभिलेख समुद्रगुप्त यानी 335 से लेकर 375 ईस्वी के शासनकाल के बारे में सूचना देता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद और इसका वर्तमान नाम प्रयागराज में स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर जहांगीर द्वारा बीरबल का भी उल्लेख है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम क्या है? तो वो देवगुप्त भी है। इसके बाद होड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में क्या हुए? बुरी तरह से पराजित हुए होड़। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। दोनों के बारे में पूछा गया है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में महाकवि कालिदास, धन्वंतरी वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपणक, वररुचि, बेताल भट्ट और घटकरपर थे। ठीक है। इसके बाद गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। और चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। इसके बाद सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता? तो एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री को सती होने का उल्लेख है। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त काल में कला एवं साहित्य की हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से समुद्रगुप्त मौर्य के विषय में प्रकाश पड़ता है। और शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा के पोषक हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी पूर्व में किसने की थी? तो वह दंती दुर्ग ने की थी। उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हण कृत रजत रंगड़ी में भी मिलती हैं। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। इसके बाद हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। और नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। पुलकेशन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति एवं होनशांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। प्राचीन काल चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इंतु तथा थियांतु नाम से किया है। इसके बाद विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल, उनका शासन जो टाइम पीरियड था वो 770 से लेकर 810 ईस्वी तक था, उन्होंने की। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां कौन कौन सी? पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें जीता कौन? गुर्जर प्रतिहार जीते फाइनली, याद रखिएगा। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन कौन से हैं?
तो एक तो श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में, तो ये दक्षिण में है। पश्चिम की बात करें तो द्वारिका गुजरात में है। पूर्व की बात करें तो पुरी उड़ीसा में है। और उत्तर में बात करें तो ये ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड में है। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल अभिलेख से संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। इसके बाद प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बयान कर रहे हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण शैली क्या है, तो वो नागर है। इसके बाद दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ ललितपुर में है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश शासक भीमदेव प्रथम ने के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया। और इसके बाद है एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य उत्कृष्ट उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं एलोरा और अजंता की हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र अति प्रशंसनीय है। और कोणार्क के विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये याद रखिए, कोणार्क के विशाल सूर्यदेव का मंदिर किसने बनवाया था, तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। कोणार्क के सूर्यमंडल को क्या कहा जाता है, तो ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। और बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया। इन मंदिरों में द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा है। इसके बाद नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इसके बाद बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर दक्षिण भारत का जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इनको हम देख लेते हैं। तो संगम का तात्पर्य क्या है, तो वो कवियों की उद्गोष्ठी है। दक्षिण भारत में ये आर्यीकरण है। दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है, तो महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। तोलकप्पियम द्वितीय संगम का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता कौन है, तोलकप्पियर हैं। इसके बाद शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है, तो इलिंगो अडिगल। और तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित एक काव्य रचना है। तोलकप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण की एक क्या है, पुस्तक है। और कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। किसको, कुरल को। पुलकेशन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। कौन, पुलकेशन द्वितीय। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशन प्रथम था। और भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है, यवन प्रिय। किसको, तो काली मिर्च को। पांड्य राजा को अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान पराजित किया था। इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो द्वारा प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फुतूह में मिलता है। उसके बाद संगम युग में उरैयूर क्या था, सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। इसका विवरण कहाँ मिलता है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। ये एक बुक है, इसके लेखक का नाम नहीं पता। इसके बाद कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी, तो कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी, बनवासी। और इस राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो सुशर्मन ने की थी। इसके बाद साहित्य और साहित्यकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, वो महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यूनानी लेखक हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता कहा जाता है। तो पणिनि क्या थे, एक व्याकरणाचार्य थे। तो नंद वंश के शासक महापद्म नंद के ये मित्र थे। और अष्टाध्यायी क्या है, उनकी प्रसिद्ध कृति है। बरहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। उसके बाद फिर बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, ये पाली है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासकों जो कि मिनेंडर के बीच वार्तालाप का वर्णन मिलता है। इसके बाद कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की रजत रंगिड़ी से प्राप्त होता है। और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह, जिनका टाइम पीरियड था 1128 से 1149 के शासनकाल में किया था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो थे,
ये बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र के मूल लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो विष्णु शर्मा माने जाते हैं। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की और 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो वो दंडी थे। इसके बाद फिर पूर्व मध्यकाल, जो कि 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक का, ये भी प्राचीन भारत के इतिहास का ही पार्ट है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। पाल वंशी शासक देवपाल जो था वो बौद्ध मतानुयायी था। आलाउद्दीन महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमारदेव के सेनानायक थे। इसके बाद चंदेलों एवं चाहमानों के इस संघर्ष का उल्लेख चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक कृत परमाल रासो के आलाखंड से प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति, ये भुक्ति है, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन? नन्हू के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? तो वो मिहिर भोज। और विज्ञानेश्वर की याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा गया है। जीमूत वाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। धर्मपाल भी इसी वंश का शासक था, जिसने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। गुफाओं के शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो वो नगरीय थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वो ग्रामीण थी। बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, वैदिक सभ्यता ग्रामीण। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित डिटेल दी गई है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से चलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो वो ऋग्वेद में हुआ। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से उल्लेखित है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो है 18। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक भाग है। सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये हैं कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? तो बौद्ध से रिलेटेड है। हीनयार और महायान ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, जिसमें एक में गौतम बुद्ध को देवता और एक में महापुरुष बताया गया है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। आलार कलाम कौन थे? तो वो बुद्ध के गुरु थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर। और भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। ऋग्वेद में शिव का नाम किससे मिलता है? तो वो रुद्र मिलता है। इसके बाद विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। रामायण के रचयिता कौन थे? तो वो वाल्मीकि। उदयन कहाँ का राजा था? तो वो वत्स महाजनपद का राजा था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। इसके बाद विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया ये क्या था? एक यूनानी राजदूत था। नागार्जुन पार्श्व तथा चरक कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। इसके बाद महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कुषाण वंश का महान शासक कौन था? तो वो कनिष्क था। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। स्थापत्य की नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। इसके बाद चोलों की राजधानी क्या थी? तंजावुर या तंजौर। इसके अतिरिक्त गंगईकोंडचोलपुरम में भी चोलों की राजधानी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी? तो उदयपुर थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कब थे? इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की। ये नाम आप कालिदास के बिल्कुल याद रखिएगा कौन कौन से हैं। मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राज्य कवि थे। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ और गुप्त संवत 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। तो ये दोनों फैक्ट आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो ये पूरा प्राचीन भारत का डिटेल था। इसके बाद फिर मध्यकालीन का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। छोटा छोटा सेशन हो जो आपके लिए भी आसान हो और मेरे लिए भी खैर आसानी होगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट टाइप के प्रश्न हैं, अगर आप उठा के देखेंगे तो ये जितने भी फैक्ट यहाँ पे शामिल किए गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट नहीं करिए, इसका कोई वो नहीं है। आप इस सेशन को सिर्फ 2 बार देखिए ध्यान से।
ठीक है, 2 बार आराम से इसको देख लीजिए, आपने जो पहले पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बाद फिर हम मिडिवल जो हिस्ट्री है उसका करेंगे, उसके बाद फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका करेंगे, उसके बाद फिर अनदर जो सब्जेक्ट लाइक एज पॉलिटीज है, फिर इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और इकोनॉमी, ऐसे करते रहेंगे। तो ये 6-7 दिन में हम पूरा एक कंप्लीट रिवीजन आपका करा देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये सेशन कैसा लगा आपको, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।